वक्त सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो निगरां हुकूमत में सारे 9 मई से मुताल्लिक की गई तहकीकात 2 साल बाद मंजर आम पर आई हैं, खासा मानी खेज है, इसमें कोई मसलहत कार फरमा दिखाई देती है आप? कुछ नहीं, उसमें होना क्या है, जो सारे ना को किस्से कहानी है, ना किसी का सर है ना पैर है। और अच्छी बात है उसमें जो बताया गया है कि कोई इस तरह का इशू नहीं है, और जो एहतजाज हुआ है या चीज़ें हुई हैं वो भी आपके सामने है। असल रिपोर्ट तो 8 फरवरी की आनी चाहिए, 9 मई तो अभी पुराना हो गया। अच्छा फवाद साहब, देखिए उसमें कुछ लोगों को बड़ा सेफ एग्जिट, में कोई ग्रेसफुल एग्जिट तो नहीं, कोई सेफ एग्जिट जरूर मिला है। मतलब उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चौधरी परवेज इलाही साहब हों, उसका उसमें कोई किरदार नहीं, लेकिन बानी पीटीआई के ऊपर सारा मलबा गिर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बानी पीटीआई को या माइनस बानी पीटीआई मामला है जो आगे बढ़ रहा है इस रिपोर्ट की सूरत? वो भी खान साहब के ऊपर भी कोई बात उस तरह की तो नहीं है। उन्होंने कहा जी उन्होंने बयान दिए, फलाना बयान दिया, फलाना बयान दिया, तो उससे लगा। अगर आप देखेंगे रिपोर्ट, अगर आप पढ़ें, तो उसमें तो इमरान खान के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन जो है वो नहीं है। यही तो बात है कि जब आप मीडिया में या जो रेटरिक है वो आप देखते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं उनसे। मसलन इमरान खान के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट मेरी पिटीशन को फिक्स ही नहीं कर रही है कि जो मैंने कहा है कि एक ही एलिगेशन के ऊपर मल्टीपल केसेस नहीं चलाए जा सकते, उसमें इमरान खान के ऊपर जो टोटल एविडेंस है वो ये है कि 3 पुलिस वाले जो थे वो हुलिया बदल के मीटिंग में घुस गए, और उन्होंने उस मीटिंग में सुना कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी आपने ये करना है। अब आप बताएं, इस तरह की एविडेंस जो है, चूंकि ट्रायल ओपन नहीं हो रहा, जो जजेस हैं बेचारे उनके कनपटियों पे बंदूक है, वो कोई बात ओपन नहीं कर सकते, मीडिया जो है वहां पे होता नहीं है, तो इस तरह केस चल रहा है। एविडेंस तो है कोई नहीं है, तो जबरदस्ती के केसेस है ना, आप जितने मर्जी बनाते गए। पहले इमरान खान को जितने केसों में सजा हुई है उनकी सियासत पे क्या फर्क पड़ा है, इन केसों में सजा होगी तो इमरान खान की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तो एक रवाज बन गया ना कि बस आपने चूंकि अंदर रखना है तो इस तरह के केस करते जाओ। देखिए, गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गड्डापुर साहब से जब सवाल किया गया कि आपने 26 नवंबर से मुताल्लिक ये गोली क्यों चलाई वाला सवाल आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया। तो उनका ये कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत फौज ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की इन्विटेशन के ऊपर आई और ये हुकूमत से पूछे। तो आपको लगता है कि हुकूमत अब इस तरह की रिपोर्ट्स भी पब्लिक करके कोई नैरेटिव बिल्डिंग चाहती है ताकि उससे एक तासुर मिले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारे जो हैं उनके दरमियान खासा एक खलीज, एक गैप मौजूद है और वो गैप बना रहना चाहिए? देखिए, उसमें इशू ये था कि हुकूमत तो कायम ही इस वजह से है ना। देयर इज ओनली वन रीजन दैट शहबाज शरीफ इज प्राइम मिनिस्टर टुडे एंड मरियम नवाज इज चीफ मिनिस्टर टुडे, कि हुकूमत और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट जो है आपस में लड़ रहे हैं। अदरवाइज तो देखें ना, इलेक्शन ये हार गए हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, अवाम का कोई एतमाद इन्हें हासिल नहीं है, आइन के मुताबिक ये हुकूमत बना नहीं सकते। यानी देयर इज नो अदर रीजन दे आर इन द गवर्नमेंट, देयर इज ओनली वन रीजन कि वो वर्द करते हैं सुबह से लेके शाम तक 9 मई 9 मई 9 मई, और एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हुकूमत में रखा हुआ है। तो जाहिर है उनकी कोशिश तो यही होगी ना कि ये फासले बढ़ते रहे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त द काइंड ऑफ सपोर्ट इमरान खान इज गेटिंग इन पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसकी वजह से इदारों में और अवाम में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो रही है, और उसको इम्पोर्टेंट है कि वो कम किया जाए। और वो कम होती है जब ये एक रब्त बहाल होता है पीटीआई का और एस्टैब्लिशमेंट का, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। बट फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई भी इस गैप को ब्रिज कर नहीं पा रही है, या करना चाहती है बट इफेक्टिवली उनसे हो नहीं रहा है, और उसके अंदर पीटीआई लीडरशिप जो है उसका भी कसूर है? पीटीआई का भी कसूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है मेरे नज़र में। आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई को जिस तरीके से अपने आप को उन सोशल मीडिया कैंपेन से दूर करना चाहिए जो हमारी फौज के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ और खुद आर्मी चीफ के खिलाफ हो रही हैं, उस तरह से उसको अलहदा जो है वो करने में कामयाब नहीं हुई। और वो बुनियादी तौर पे सेपरेटिस्ट हैं जो वो कैंपेन चलाते हैं, पीटीआई का उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो एक एफर्ट नज़र आनी चाहिए उन कैंपेन से अलहदा होने की, वो नज़र नहीं आती। इतना कसूर पीटीआई का ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि जो उस गुस्से में जो ज्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ, जिस तरह से छापे पड़े हैं, जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं आपके सामने, उनकी वजह से तलखियाँ बढ़ रही हैं। सो
एस्टैब्लिशमेंट अगर इसको नीचे लेके आएगी तो जाहिर है पहला रोल तो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है ना। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि वहां पे भी कोई ऐसी सोच है नहीं। वो कहते हैं जी बस ठीक है हम भी देख लेंगे, और वो भी कहते हैं हम भी देख लेंगे, बस यही चल रहा है। तो फवाद साहब, अभी तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है, या वो ये कह रहे हैं कि ईद के बाद कोई एहतजाज का इरादा रखते हैं या दमादम मस्त कलंदर होगा, उसके लिए ऑपोजिशन की छोटी बड़ी जमातों से बातचीत भी हो रही है, ताकि सिंध भी पहुंची पीटीआई लीडरशिप, वो जाके जीडीए और पीर पगारा साहब के साथ भी मुलाकातें की हैं। आपको लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो फ्रूटफुल होगी, या भी ये जो है ये भी ला हासिल मशक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मशक सिर्फ 1 साल लेट है। अगर आप मेरा प्रोग्राम या स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो जेल से मैं ये कहना शुरू हुआ हूँ कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अलावा कोई और चारा नहीं, और हमें 100% पॉलिटिक्स करनी चाहिए। तो उस वहां से जो है ये मैं शुरू हुआ। अब आके इन्होंने इतने अरसा लगा दिया है, साल ज़ाया कर दिया है। अब इस अलायंस को बनते हुए भी कुछ वक्त दरकार है, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की कोई हिकमत अमली नहीं है। ये जो लीडरशिप है बाहर, वो ज़्यादातर वकीलों के ऊपर है, जो पहले तो इस पे वक्त ज़ाया करते रहे कि हम अदालतों से रिलीफ ले लेंगे या जुडिशरी को बड़ा हम कर लेंगे। वो जुडिशरी से नहीं कर सकते थे। जब तक पॉलिटिक्स आपकी सही ना हो तो आप जुडिशरी से कैसे चीज़ें जो हैं वो ये कर सकते हैं। सो आप, अब जुडिशरी ख़त्म हो गई, अब तो आप देख ही रहे हैं कि जुडिशरी का हाल है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके होते हुए मुझे एक हिकमत अमली तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, और एंड दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी is I think is the main concern for PTI right now. देयर इज नो डाउट, आप ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बार बार बातें करते रहे, बारहा आपने ये मशवरा भी दिया कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होना चाहिए, मौलाना की जमात से बात करें, ऑपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों से बातचीत होनी चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि वो ट्रेन मिस की है, कोई 1 साल लेट हो गए। आपको क्या लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती? देखिए, आपने अपना प्रेशर, इस वक्त अवाम तो इमरान खान के साथ है, और एक बर्बरियत और फस्तायत है जिसकी वजह से लोग नहीं निकल पा रहे। तो आपने उसको अनलॉक करना है। अब अनलॉक करने के लिए इंपॉर्टेंट है 2 चीजें है ना। एक तो है कि आप निगोशिएशंस होंगे, दूसरे है कि स्ट्रीट पावर होगी। और आइडियली पीटीआई के लिए ये है कि ये दोनों चीजें हो, एक स्ट्रीट पावर भी हो, मौजूद हो, और निगोशिएशंस भी जो है वो हो रही हो। अब ये तभी मुमकिन है जब एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बन सकता, और मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अजगज़ई, बाकी लोग जो हैं वो पीटीआई का इसके ऊपर जो है वो साथ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि लीडरशिप उस तरह की नहीं है, सो मुझे पता है, मेरी मुलाकातें होती हैं, मेरी वक्फियत है, मौलाना साहब हो गए, शाहिद साहब हो गए, बाकी सारे लोग जो हैं जिनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इनका देखिए मसलन आप देखिए ना कि आपको चीफ जस्टिस बुला रहे हैं कि अपोजिशन मिलने आए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम था ना कि बाकी पार्टीज को भी पूछता, उनको साथ लेके जाता। वो अकेले चले गए हैं, सारे वकीलों को लेके चले गए हैं, वो जिन जिन के मुकदमे उनके सामने लगते हैं वो अपनी पीआर बनाने के चक्कर में चले गए। तो सवाल ये है कि जब एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो आपके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ है तो आप कैसे उसको चलाएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स जो पीटीआई की इस वक्त चला रहे हैं हिकमत अमली, देखिए वो तो उनके पास कुछ भी नहीं है ऑफर करने के लिए। और इमरान खान ने 600 दिन अपने ज़ाया किए हैं, जेल में रहे हैं। इसके होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है ये लोग बनाने की अहलियत रखते हैं। लेकिन फवाद साहब, ये लोग जब बाहर आते हैं खान साहब से मुलाकात करके, आज भी जैसे गुफ्तगू हुई, मीडिया टॉक हुई, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर खड़े हुए थे, वो अब ये पोस्ट करते हैं, यही कहा जाता है कि खान साहब का पूरा एतमाद उन्हें हासिल है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक भी आज बातें हुई और उसमें बड़े यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ कहा गया भाई वो हतमी फैसला ये, और ये हतमी है कि अब शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी नहीं हो सकती। तो तासुर तो ये मिलता है कि ये लोग जो इस वक्त फ्रंट रनर्स हैं पीटीआई के, वो खान साहब के मुकम्मल एतमाद के साथ है। नहीं होंगे मुकम्मल एतमाद के साथ, लेकिन एतमाद का मतलब ये तो नहीं ना कि वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये तो और बुरी बात है कि इमरान खान का मुकम्मल एतमाद भी उन्हें हासिल है और वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट कि इमरान खान जितनी मकबूलियत शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और लीडर के को मुयस्सर आई हो। तो इसलिए एतमाद तो हो ना हो ये तो बहस ही नहीं है। बहस तो ये है कि आखिर उनके वो क्या कर पा रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको मिसाल दी, अगर आज देखिए ना, अगर वो यही चीज़ें होती हैं जो आगे चल के जाती हैं। बड़ी मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहमकाना बात थी
जो ये चीफ जस्टिस से मिलने जो है सिर्फ सारे वकील खुद मुंह उठा के चले गए और इन्होंने अपोजिशन को नहीं पूछा। उससे पहले अगर आप देखें पीटीआई का एक स्टैंडर्ड जो थी वो बात थी कि जी हम नून लीग से और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे और जेयूआई से करेंगे। एक दिन आप टीवी लगाते हैं तो पता चलता है कि जी वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से आप बातचीत कर रहे हैं और आप जेयूआई को, महमूद अचकजई को, उनको आपने जो है उठा ही नहीं। मुझे आप बताइए ना, इन हालात में जो अलायज हैं, मौलाना फजलुर रहमान है या महमूद अचकजई हैं, वो कैसे आपसे बात करेंगे? यानी शुड दे गिव यू द शोल्डर कि आप उसके ऊपर बैठ के छलांग लगा दें दूसरी तरफ? इस तरह तो नहीं हो सकती पॉलिटिक्स। अच्छा फवाद साहब, ये तो ऑपोजिशन को यूनिफाई करने या यूनिफिकेशन ऑफ दिस ऑपोजिशन की बात है, लेकिन एक तासुर और भी है, और वो ये कि ईद के बाद आपको ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की सूरत में एहतजाज का इरादा रखते हैं, मगर हकीकत ये है कि आपकी अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इस तरह की डिवीजन जो विद इन द पार्टी है उससे को फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ भी देख रहा है? देखिए जी, बात यह है कि पीटीआई के को अपनी जो पॉलिटिक्स है, अगर तो उन्होंने इसी लीडरशिप के हाथ में रखी तो कुछ भी चीज़ें जो है वो आगे नहीं जाएंगी और नहीं जा सकती। अब इसको वो कैसे जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वी विल सी। लेकिन देखिए सीधी बात है, अगर आप कमज़ोर रहेंगे और अगर आप सियासी तौर के ऊपर कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं दे पाएंगे और लोगों को लगेगा कि ये तो डूब रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो फिर नहीं रहेंगे साथ, सीधी बात है। और सारे लोग जो है वो हम जैसे तो नहीं है ना कि जो सब तशद्दुद बर्बरियत कैदे काट के भी जो है वो कहें कि नहीं हमने इमरान खान के साथ रहना है। लोगों के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो सुपरसीड करते हैं बाकी चीज़ों। फवाद साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्या मैंडेटरी चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि होनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, तो पॉलिटिकल लोगों को ऊपर लेके आए, लॉयर जो हैं वो नहीं चला सकते पार्टी। आपको 12 जो भी अवेलेबल लॉट है उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, असद कैसर साहब हो गए, आतिफ खान हो गए, इवन अली अमीन गंडापुर हो गए, ये लोग जो हैं, और इवन पंजाब से आमिर डोगर हो गए, हामिद रजा हो गए, ये लोग जो हैं जिनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपको उनको 12 स्पेस जो है वो देनी। अगर आप मुझसे पूछें, जो मुज़ाकराती कमेटी है वो शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब के ऊपर होनी चाहिए। अगर हुकूमत चाहती है कि वो बातचीत करे तो वो इन जेल में जाके फिर इन लोगों से बात करे, क्योंकि ये लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल डेप्थ है, जो बात कर सकते हैं। जो लोग बाहर हैं, सच्ची बात यह है कि इनको तो पता भी नहीं है कि बात करनी क्या है और इनकी बात का वजन नहीं है। आप देखते हैं कि कब ये सिचुएशन जो है चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।